निकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और परमाणु युद्ध ने पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचाया है कि धीरे धीरे दुनिया भर के अधिकांश शहर ढह रहे हैं। बिजली और भोजन की कमी है, साथ ही ऑक्सीजन की भी खतरनाक कमी है। साल के अंत तक बचे हुए कुछ शहरों में से एक ऑस्ट्रेलिया में है, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन की बदौलत टिक पाया है। हालांकि यह ऑक्सीजन प्रदूषित है और लोगों को बीमारी के रूप में जानी जाने वाली बीमारी का कारण बनती है। एथन व्हाइट और उनके सबसे अच्छे दोस्त जूड तटस्थ रिएक्टर को स्थिर रखने और शहर में बिजली वापस लाने के लिए उपयोगिता कर्मचारियों के रूप में अपना काम करते हैं। उनके कार्य दिवस के समाप्त होने के बाद उनके मालिक यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कैन करते हैं कि सभी अभी भी स्वस्थ हैं। श्रमिकों में से एक कहता है कि वह अगले दिन नहीं आ सकता है, इसलिए एथन अतिरिक्त ऑक्सीजन क्रेडिट अर्जित करने के लिए अपनी शिफ्ट लेता है। हालांकि मालिक फिर भी उस बेचारे को नौकरी से निकाल देता है। घर के रास्ते में एथन एक प्रदर्शनकारी को ऑक्सीजन के विशेषाधिकार नहीं होने और अगली पीढ़ियों के लिए उन्हें कैसे त्यागना चाहिए, इस बारे में बात करते हुए देखता है। जब राहगीर उसे अनदेखा करते हैं तो एथन का सामना नौकरी से निकाले गए कर्मचारी से होता है, जो काम के लिए बेताब है क्योंकि उसके बच्चे बीमार हैं। बहस शुरू होती है, लेकिन तभी बीच में रुक जाती है जब प्रदर्शनकारी अचानक आग पकड़ लेता है। बाद में घर पर एथन समाचार देखता है। प्रदर्शनकारियों ने ऐसा आखिरी जीवित पौधे की मौत की याद में किया। रिपोर्ट में बीमारी के कारण होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या का भी उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि ऑक्सीजन उत्पादक कंपनी क्रोनी कॉर्प इसका समाधान खोजने का वादा करती है। हालांकि लोग विद्रोह करते रहते हैं क्योंकि उनकी डरी हुई मानवता जल्द ही विलुप्त हो जाएगी। फिर रिपोर्टर ने क्रोनी कॉर्प के मृत मुख्य वैज्ञानिक, जो एथन के पिता रिचर्ड थे, के बारे में बात करना शुरू कर दिया और इस कारण उसे टीवी बंद करना पड़ा। उस समय एथन की पत्नी जैंथी आती है और वह उसे एक नया ऑक्सीजन मास्क उपहार में देता है। जब वे मस्ती कर रहे होते हैं तो जैंथी को अचानक खून की उल्टी होती है क्योंकि उसे बीमारी हो गई है, लेकिन जैंथी एथन को आश्वस्त करती है कि वह ठीक है। कुछ समय बाद एथन को क्रोनी कॉर्प्स के दफ्तर में बुलाया जाता है और जूड भी साथ आता है। वे कंपनी की मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रेजिना से मिलते हैं, जो कहती है कि एथन उन्हें प्रयोगशाला में ले जाने से पहले मानवता को बचाने में उनकी मदद कर सकता है। पता चलता है कि वे क्रॉनिकल नामक एक टाइम मशीन पर काम कर रहे हैं जिसका आविष्कार रिचर्ड ने 20 साल पहले किया था। वे कुछ मिनटों के लिए घड़ी भेजकर इसका परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रेडियो तरंगें भी भेजी हैं और 400 साल बाद के भविष्य से एक उत्तर प्राप्त किया है जिसमें लिखा है, एथन व्हाइट को भेजें। रेजिना का मानना है कि भविष्य के लोगों ने बीमारी का इलाज खोज लिया है और वे इसे केवल एथन को देंगे। हालांकि एथन को वापस लाने का तरीका नहीं पता है, इसलिए उसे वापस लौटने के लिए संदेश भेजने वाले लोगों को ढूंढना होगा। बैठक के बाद एथन रेजिना के अनुरोध के बारे में सोचने के लिए जूड के साथ बार में जाता है। एथन जैंथी को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जूड बताता है कि रहने का मतलब जैंथी का मरना है, जबकि जाने का मतलब उसे आने वाले सालों के लिए बचाना हो सकता है। जब जूड रिचर्ड को लाने की कोशिश करता है, एथन उसे याद दिलाता है कि उसके पिता अपने 8 साल के बेटे को एक सेल्फ डिलीशन नोट और उसकी कलाई पर एक अजीब डिवाइस के अलावा कुछ नहीं देकर गायब हो गए थे। एथन सोचता है कि अगर रिचर्ड आसपास होता तो उसकी मां नहीं मरती, इसलिए वह जैंथी के साथ भी ऐसा करने से इनकार कर देता है। हालांकि जूड सोचता है कि रिचर्ड की तरह न बनने के लिए एथन को जैंथी को बचाना होगा। उसने छोटे एथन का हाथ इस बॉक्स के अंदर डाला, उसे बताया कि उसे किसी दिन एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा, और अचानक एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट उसकी कलाई के चारों ओर बंद हो गया, जिससे उसमें से खून बहने लगा। जब लड़का दर्द से रोया तो रिचर्ड ने उसे बताया कि ब्रेसलेट नहीं निकलेगा और अपनी पत्नी के विरोध को अनदेखा करते हुए घर से निकल गया। फिर एथन भी अपनी मां की मृत्यु को याद करने से खुद को नहीं रोक पाता और क्रॉनिकोर की योजना के बारे में जैंथी को बताने के लिए घर जाने का फैसला करता है। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जैंथी उससे कहती है कि वह मानवता को बचाने से बचने के बहाने के रूप में उसका उपयोग न करे और विश्वास रखे। वह अपनी कक्षा के सभी बच्चों का भी उल्लेख करती है जो मर चुके हैं और कहती है कि वह डरी हुई है। बाद में शाम को एथन शहर को देखने के लिए छत पर जाता है और कंगन को हटाने की बेताबी से कोशिश करता है, क्योंकि उसे फिर से वह दिन याद आता है जब उसकी मां सड़कों पर मर गई थी। उस दिन जूड ने उसे पाया और उसके साथ अपना ऑक्सीजन मास्क साझा किया। वर्तमान में एथन अपना निर्णय लेते समय चीखता है। अगली सुबह एथन जैंथी के लिए एक धातु का फूल छोड़ता है और वादा करता है कि वह वापस आएगा, इस बात से अनजान कि वह वास्तव में जाग रही है और रो रही है। जब वह क्रोनी पुलिस के कार्यालय में पहुंचता है तो वह रेजिना के साथ एक सौदा करता है। वह तब तक नहीं जाएगा जब तक जैंथी को इलाज की पहली खुराक नहीं मिल जाती। रेजिन स्वीकार करता है और वे तुरंत प्रयोगशाला में जाते हैं, जहां वैज्ञानिक एथन को समझाते हैं कि विशेष सूट और आर्ची नामक एक छोटे पॉकेट कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाए। जूड भी अपना समर्थन दिखाने के लिए आता है, जैंथी पर नजर रखने का वादा करता है। एक बार जब वह तैयार हो जाता है तो एथन मशीन में कदम रखता है और बिजली उसके शरीर के चारों ओर तब तक लपेटती है जब तक कि मशीन ऊर्जा का एक विस्फोट नहीं करती। एथन को भविष्य में भेज देती है। आकाश में एक छेद हो जाता है और एथन बहुत तेजी से नीचे गिरता है। अंततः वह एक वर्षावन के बीच में गिरता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। जब एथन जागता है ऊपर, वह देखता है कि उसका सूट जल रहा है और तुरंत उसे उतार देता है। विस्फोट होने से ठीक पहले उससे दूर रेंगता है। फिर एथन के शरीर को सूरज की रोशनी और स्वच्छ ऑक्सीजन की आदत डालने के लिए कुछ समय लेना पड़ता है, जिससे पूरे क्षेत्र में वनस्पति फिर से उगाई है। कुछ देर प्रकृति की प्रशंसा करने के बाद एथन आर्ची का उपयोग अपने स्थान की जांच करने के लिए करता है, लेकिन आर्ची किसी भी उपग्रह से कनेक्ट नहीं हो पाती है। वह जमीन में एक चुंबक छोड़ता है जो आर्ची को आसपास की संरचनाओं को महसूस करने की अनुमति देता है और वह आर्ची को निकटतम सुविधा तक ले जाती है। प्रवेश द्वार पर एथन खोपड़ी में छेद वाले कंकाल को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वह देखता है कि कंकाल ने उसके नाम वाला सूट पहना हुआ है। उसे पत्तों के नीचे जंग लगा हुआ आर्ची और कंकाल की कलाई पर रिचर्ड का ब्रेसलेट भी मिलता है। हालांकि इस पर हरी बत्ती है। इसका मतलब है कि वह इस मिशन पर मर रहा है, जिससे वह घबरा जाता है। एक बार जब वह शांत हो जाता है तो वह सुविधा के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए वह जंग लगे आर्ची से आखिरी रिकॉर्डिंग बजाने के लिए कहता है।
मशीन एक विकृत आवाज बजाती है जो कहती है कि यह तरीका बेहतर है क्योंकि तब कोई भी पीड़ित नहीं होगा। फिर दो आवाजें बहस करती हैं और उसके बाद गोली चलने की आवाज आती है। उस पल बैटरी खत्म हो जाती है और जंग लगी आर्ची बंद हो जाती है। फिर वह जंग लगी आर्ची के चारों ओर लिपटा एक तार देखता है। वह अपने सूट से कुछ तार पकड़ता है और उसे अपने आर्ची के चारों ओर लपेटता है जो उसे अंततः एक बीकन सिग्नल का पता लगाने में सक्षम बनाता है। एथन जंगल के माध्यम से सिग्नल का अनुसरण करता है और 2 ऑक्सीजन डिस्पेंसर पाता है, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं। बाद में शाम को एथन आर्ची की मदद से आग जलाता है, हालांकि उसे थोड़ा समय लगता है। उसे कुछ ऐसे जामुन भी मिलते हैं जिन्हें आर्ची पहचान नहीं पाता है, इसलिए एथन एक खा लेता है और उन्हें गिरा देता है क्योंकि उनका स्वाद बहुत बुरा होता है। इसके बाद एथन आर्ची से नक्षत्रों का उपयोग करके यह पुष्टि करने के लिए कहता है कि यह वर्ष 2474 है, जिससे उसे याद आता है कि कैसे वह और रिचर्ड एक साथ सितारों को देखा करते थे। हालांकि स्मृति अचानक समाप्त हो जाती है जब रिचर्ड बीमार महसूस करने लगता है, उल्टी करता है और मतिभ्रम करता है, जबकि एक आंधी क्षेत्र को ढक लेती है। एथन अपने शिविर के पास प्रकाश की एक गेंद को गिरते हुए देखता है और जैसे जैसे उसका मतिभ्रम बदतर होता जाता है, वह देखता है कि एक आदमी उसकी ओर दौड़ रहा है और उसे सीने में छुरा घोंपना चाहता है। एथन बेहोश हो जाता है और कुछ ही पलों बाद वह जागता है और पाता है कि रहस्यमयी आदमी जूड है, जिसने उसे बेरी से मिले जहर को ठीक करने के लिए दवा का इंजेक्शन लगाया था। अगली सुबह जूड बताता है कि क्रोनिकॉर्प एथन की नब्जों पर नजर रख रहा है और उसने देखा कि वह मर रहा है, इसलिए वे क्रॉनिकल पर अपनी बची हुई शक्ति का इस्तेमाल करके जूड को मदद के लिए भेजते हैं। एथन जूड को कंकाल दिखाता है, लेकिन जूड को नहीं लगता कि यह सच है। इसके बाद वे सिग्नल को ट्रैक करने के लिए आर्ची का इस्तेमाल करते हैं और अंततः उन्हें एक और सुविधा मिलती है जो एथन की आंख को स्कैन करती है और तुरंत दरवाजा खोल देती है। एथन के नाम वाली एक चमकती हुई स्क्रीन को छोड़कर अंदर बहुत अंधेरा है। जब वह एंटर दबाता है तो उसकी कलाई पर लगा ब्रेसलेट सक्रिय हो जाता है और उसके डीएनए का विश्लेषण करने के लिए रक्त निकालता है, यह सोचकर कि उन पर हमला हो रहा है। झूठ बताता है कि वह अपने साथ अचानक ब्रेसलेट पर लगी लाइट हरी हो जाती है और अब जब एथन की पहचान की पुष्टि हो गई है तो कंप्यूटर लाइट चालू कर देता है। दोनों को यह जानकर झटका लगता है कि वे क्रोनिकॉर्प की लैब में हैं और कंप्यूटर घोषणा करता है कि पोर्टल 4 घंटे में खुल जाएगा। जूड को राहत मिलती है, लेकिन एथन चिंतित है क्योंकि उसका ब्रेसलेट कंकाल की तरह ही हरा है। इसके बाद एथन कंप्यूटर लॉग चेक करता है और रिचर्ड द्वारा क्रोनिकॉर्प के लिए काम करने के समय की एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग पाता है। रिचर्ड ने बताया कि उन्होंने एक निगरानी स्टेशन बनाया है जो हवा के सांस लेने लायक होने पर भविष्य से डेटा भेजेगा। अगली प्रविष्टि में टीम ने क्रोनिकॉर्प से जवाब प्राप्त करने की तैयारी की, लेकिन उन्हें केवल एथन व्हाइट को भेजने के शब्द मिले। रेजिना ने पूछा कि क्या वे अभी मामला भेज सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट ने संकेत दिया कि बिजली की समस्या थी। अचानक लैब सिस्टम बंद हो जाता है और कंप्यूटर एथन को न्यूक्लियर कोर पावर में समस्या के बारे में सचेत करता है। एथन आर्ची को निदान चलाने के लिए कहता है और उन्हें पता चलता है कि पावर फीड दूषित है, जिसका मतलब है कि वे 287 में वापस नहीं जा पाएंगे। कंप्यूटर उन्हें यह भी चेतावनी देता है कि यदि उन्होंने उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले समस्या का समाधान नहीं किया तो परमाणु विस्फोट हो जाएगा। जूड औजार खोजने के लिए दौड़ता है, लेकिन एथन जो कुछ भी सीखा है उसके निहितार्थों पर अटका हुआ है। क्रोनिकॉर्प को बिजली की विफलता के बारे में पता था क्योंकि उन्हें उसे कॉल करने से बहुत पहले संदेश मिला था और वह संदेश यहाँ से सेट किया गया था, जिसका अर्थ है कि उन्होंने इस जगह को ठीक कर दिया है और एक इलाज ढूंढ लिया है। वह आश्चर्यचकित है कि क्रोनिकॉर्प ने उन्हें बिजली की विफलता के बारे में क्यों नहीं बताया और मेडिक के बजाय जूड को भेजा, लेकिन जूड ने बस इतना कहा कि वह केवल एक व्यक्ति था जिसने स्वेच्छा से काम किया। फिर जूड जोर देकर कहता है कि उन्हें मरम्मत पर काम करना चाहिए, लेकिन एथन पहले उनकी स्थिति का विश्लेषण करना चाहता है, जिससे जूड लगभग आक्रामक हो जाता है। जैसे ही एथन पीछे हटता है, जूड शांत हो जाता है और उसे यह देखने के लिए कहता है कि स्थिति कितनी गंभीर है, इसलिए एथन मरम्मत के लिए एक्सेस टनल में जाने के लिए सहमत हो जाता है, जब तक कि वे बाद में संदेश भेजने वाले की खोज करते हैं। दोनों जंगल को पार करते हैं और शहर की ओर बढ़ते हैं, केवल यह देखने के लिए कि यह खंडहर में है और वनस्पति से ढका हुआ है। जैसे ही वे क्षेत्र का पता लगाते हैं, उन्हें बहुत सारे कंकाल मिलते हैं। धरती ने बस इंसानों के मरने का इंतजार किया और फिर खुद को फिर से भर लिया। चिंतित होकर वे जैंथे के स्कूल जाते हैं और छात्रों के कंकाल पाते हैं, जिसका मतलब है कि वे वहीं कक्षा में मर गए। अगर शवों को हटाने के लिए कोई नहीं था तो एथन यह मानने से नहीं बच सकता कि वे मिशन में विफल हो जाएंगे। फिर उसे एक और कंकाल मिलता है, यह जैंथे का है और धातु का फूल उसके हाथ में है। जैसे ही दुख उसके दिमाग पर हावी होता है, एथन को वह रात याद आती है जब रिचर्ड ने उन्हें कहीं मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उनका पीछा एक अजनबी ने किया जिसने उसकी मां को मार डाला और एथन का ऑक्सीजन मास्क चुरा लिया। रिचर्ड कभी नहीं दिखा, लेकिन जूड ने एथन को ढूंढ लिया और उसे बचा लिया। याद आने पर एथन को घबराहट का दौरा पड़ता है, लेकिन जूड उसे शांत करने में मदद करता है। एथन रोता है और जैंथे को अकेला छोड़ने का पछतावा करता है, फिर भी सोचता है कि वे कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। हालांकि जूड कहता है कि वे बेहतर है क्योंकि अब कोई भी पीड़ित नहीं है, जिससे एथन को झटका लगता है क्योंकि ये वही शब्द हैं जो उसने जंग खाए आर्ची से सुने थे। इसकी पुष्टि करने के लिए एथन ने रिकॉर्डिंग फिर से बजाई और उसे एहसास हुआ कि बहस का अंत जूड द्वारा उसे गोली मारने के साथ हुआ। उस समय जूड अपनी बंदूक निकालता है और एथन जानना चाहता है कि उसके पास यह बंदूक क्यों है, क्योंकि यहाँ लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। बहस तब तक जारी रहती है जब तक आर्ची उन्हें याद नहीं दिलाती कि केवल 2 घंटे हैं। परमाणु विस्फोट के लिए छोड़ दिया। जूड एथन को सुरंगों में ले जाता है और वे देखते हैं कि परमाणु कोर जल गया है, इसलिए उन्हें बिजली को फिर से चालू करना होगा। ऐसा करने के उनके प्रयास तुरंत विफल हो जाते हैं और कंप्यूटर सुरक्षा के लिए दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। जूड इसे एक धातु की पट्टी से रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब एथन कंप्यूटर को यह कहते हुए सुनता है कि चैम्बर को डिप्रेशराइज करने की जरूरत है, तो वह पट्टी हटा देता है, जिससे जूड उसे बचाने के लिए बाहर निकल जाता है। फिर एथन ऑक्सीजन पर्स को सक्रिय करता है, जो बिजली को बहाल करता है लेकिन उसे बेहोश कर देता है। हताश जूड कांच को तोड़ देता है, जिससे एथन को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन वापस अंदर आ जाती है। इसके बाद दोनों लैब में लौटते हैं और उन्हें पता चलता है कि पोर्टल लॉन्च से पहले उनके पास केवल 37 मिनट है। अचानक एथन एक दरवाजा खोलता है और पाता है कि यह उसके कंकाल की ओर जाता है, जिससे उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह भाग्य नहीं बदल सकता। जब एथन 2 आर्चीज की बैटरियां बदलता है तो वह जूड पर उसे गोली मारने की योजना बनाने का आरोप लगाता है।
फिर वह जंग खाए आर्ची को आखिरी चीज बजाता है जिसे दूसरे एथन ने देखा था, और रिकॉर्डिंग में जूड को एथन को बंदूक से धमकाते हुए और उसे वापस लड़ने के लिए कहते हुए दिखाया गया है। जूड कसम खाता है कि वह एथन को गोली मारने की योजना नहीं बना रहा है, और जूड के साथ बहस शुरू हो जाती है कि वे वहीं रहें, लेकिन एथन सभी को मरने के लिए छोड़ने से इनकार कर देता है। इसके बाद एथन उपयोगिता कक्ष को खोजने के लिए एक और दरवाजा खोलता है, लेकिन कोई नहीं है, कोई मास्क नहीं। जूड जोर देकर कहता है कि वे सभी को नहीं बचा सकते, लेकिन एथन उसे दूर धकेलता है और अपने 8वें जन्मदिन पर रिकॉर्ड किए गए लॉग को चलाने के लिए कंप्यूटर पर जाता है। रिचर्ड कहता है कि उसने गलती की है, लेकिन जब जूड बिजली बंद कर देता है तो संदेश बाधित हो जाता है। क्रोधित होकर एथन जूड को यूटिलिटी रूम में बंद कर देता है और संदेश देखने के लिए फिर से बिजली चालू कर देता है। रिचर्ड ने कहा कि उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया और उसे यह बताना चाहता था, इसलिए उसने घर पर फोन किया और छोटे एथन से कहा कि वह अपनी मां के साथ उससे मिलने के लिए टहलने जाए। हालांकि उसके जाने से पहले रेजना और जूड उसे घेरने के लिए प्रयोगशाला में घुस गए। यह पता चला कि रेजना भविष्य में चुनिंदा कुलीन लोगों के साथ भागने के लिए क्रॉनिकल का उपयोग करना चाहती थी और इलाज की खोज को छोड़ना चाहती थी, यह दावा करते हुए कि मनुष्य ही असली वायरस है। रिचर्ड ने सहयोग करने से इनकार कर दिया और कबूल किया कि उसने सिस्टम को प्रोग्राम किया था ताकि भविष्य में केवल एथन ही इसे सक्रिय कर सके, जिससे क्रोधित रेजना ने एक बंदूक निकाली और वैज्ञानिकों में से एक से पूछा कि क्या बिजली की समस्या को ठीक करने के लिए कम से कम एक व्यक्ति को भेजना संभव है। जब वैज्ञानिक ने पुष्टि की कि यह किया जा सकता है, तो रेजना ने रिचर्ड को गोली मार दी। उस समय जूड मुक्त हो जाता है और रिकॉर्डिंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए बाकी सच्चाई सामने आ जाती है। रेजिना ने एथन की मां को मारने के लिए एक टीम भेजी और जूड को एथन का संरक्षक बनने का आदेश दिया। एक विनाशकारी एथन जूड पर कूद पड़ता है, उसे इतने सालों तक उसका इस्तेमाल करने के लिए बुलाता है और आगे कैसे बढ़ना है इस पर एक और बहस शुरू होती है। एथन क्रॉनिकल को रोकने की कोशिश करने के लिए केवल खींचना शुरू कर देता है, इसलिए जूड उस पर हमला करता है, उसे दीवार के खिलाफ धकेलता है और उससे लड़ने की भीख मांगता है। चूंकि एथन मना कर देता है, जूड अपनी बंदूक निकालता है और एथन के सिर पर निशाना साधता है, लेकिन एथन फिर भी वापस नहीं लड़ता है, ये कहते हुए कि उसे अपने भाई पर विश्वास है। एथन को इस तरह के दर्द में देखकर जूड को उस रात की याद आती है जब वे मिले थे और अपराध बोध उस पर हावी हो जाता है, इसलिए वह एथन से माफी मांगता है और फिर खुद को मिटा देता है। वर्तमान में रेजना अपने भागने के लिए कुलीन समूह को तैयार कर रही है और वह भविष्य में उनके पहुंचते ही एक गार्ड को एथन को मारने का आदेश देते हुए वह टूट जाता है और जूड के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब कंप्यूटर रेजना की टीम द्वारा भेजे गए पिंग पर प्रतिक्रिया करता है तो वह उससे बाहर निकल पाता है। इससे उसे आखिरकार एहसास होता है कि लैब में जो व्यक्ति सभी काम कर रहा है वह खुद है, इसलिए वह एक योजना के साथ एथन को सफेद संदेश भेजता है। वर्तमान में रेजना उल्टी गिनती के शून्य पर पहुंचने का इंतजार करती है, लेकिन पोर्टल खुलने के बजाय क्रॉनिकल बंद हो जाता है। मशीन के अंदर उन्हें एथन से एक उपहार मिलता है जिसमें पौधों का एक गुच्छा, एक कैन और रिचर्ड की हत्या का एक वीडियो शामिल है। भविष्य में एथन क्रॉनिकल को नष्ट कर देता है, इसलिए कोई भी इसे फिर कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। जल्द ही वर्तमान में समाचार प्रसारण रेजना की गिरफ्तारी को कवर कर रहे हैं और कैसे वैज्ञानिक पारिस्थितिक उत्थान शुरू करने के लिए पौधों के साथ काम कर रहे हैं। एक पुराना पुलिस कर्मचारी जयंती के लिए कैन लाता है क्योंकि इस पर उसका नाम है, और जब वह इसे खोलती है तो वह असली फूल देखकर रोती है। भविष्य में एथन जूड के शरीर को नदी के किनारे दफना देता है और कब्र पर धातु का फूल छोड़ देता है। अचानक उसे पास में एक तितली दिखाई देती है और जैसे ही उसे अपने पिता की शिक्षा याद आती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ समय के माध्यम से जुड़ा हुआ है, एथन वापस सुविधा में जाता है और पाता है कि उसका कंकाल गायब है। संभावित परिवर्तनों के बारे में उत्साहित एथन फिर से शहर तक पहुंचने के लिए जंगल से भागता है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।